Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about United Nations Day. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. सो आज 24 अक्टूबर है और आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज यूनाइटेड नेशंस डे. आज से 75 ईयर्स पहले ऑन 1945 यूनाइटेड नेशंस की पहली सिटिंग हुई थी, एंड दैट इज़ वाई दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड और सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे. तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और आज के टाइम में इसको किस किस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. सो जल्दी से एक बार इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं. सो यूनाइटेड नेशंस से पहले किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशन. वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही दुनिया भर की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं दे रियलाइज दैट सच मेजर वॉर्स हैव कैटेस्ट्रॉफिक इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड्स इकोनॉमी एंड ओवरऑल ह्यूमन लाइफ. तो इस कारण से उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोची जिसका नाम दिया गया लीग ऑफ नेशन, जिसको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप दुनिया भर में मेजर वॉर्स को, मेजर कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. सो ये लीग ऑफ नेशन एक पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज क्रिएटेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ मेजर कन्फ्लिक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. इसके ज़्यादा मेंबर नहीं थे, इट हैड ओनली 58 मेंबर्स. लेकिन लीग ऑफ नेशन एंडेड इन अ फेलियर. आपको तो पता ही है वर्ल्ड वॉर वन से भी ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक वर्ल्ड वॉर टू लड़ा गया राइट आफ्टर अबाउट 20 years. तो World War II was fought from 1939 to 1945 and this was much more deadly, much more catastrophic as compared to World War I. It is estimated कि about 1.5 crore soldiers died in World War II. So it was much more deadly. तो इसके बाद तो एक बात तय हो गई थी कि लीग ऑफ नेशन हैड फेल्ड, बट द वर्ल्ड नीडेड इवन मोर स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर्स, दैट कुड प्रिवेंट वॉर्स लाइक वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू. तो इसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर यूनाइटेड नेशंस एक स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट किया गया, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लीग ऑफ नेशन जैसा टूथलेस ना हो, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पावरफुल हो, स्ट्रिंजेंट हो, ताकि दुनिया भर में वो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स को, मेजर ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सके. अब जरा अगर वर्ल्ड वॉर टू के प्रोसेस में ही, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था तभी उसके बीच में ही यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था. ज़रा समझते हैं. देखो एक बात तो आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर टू के बिल्कुल बिगिनिंग से यूएस वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू के बिगिनिंग से जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया, फिर ब्रिटेन जम्प्ड इनटू द वॉर, बट यूएस इस वॉर में इंटर नहीं कर रहा था. यूएस इंटर्ड इनटू द वॉर विथ अ कंडीशन. यूएस के प्रेसिडेंट उस टाइम में थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एंड he decided that US will enter into the war with one condition कि after the war there will be an international organization. उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इतना स्ट्रिंजेंट बनाया जाएगा, इतना पावरफुल बनाया जाएगा कि वो दुनिया में इस तरह के वॉर को फ्यूचर में अवॉइड कर सके. और इसी पर्पस से उन्होंने एक अटलांटिक चार्टर प्रिपेयर किया अलॉन्ग विथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल. तो आप देख सकते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, इन लोगों ने मिल करके एक बेसिक चार्टर, एक प्रपोजल तैयार किया जिसका नाम है अटलांटिक चार्टर. ये 1941 में ही ये प्रपोजल तैयार हो गया था, और इस चार्टर का पर्पस था, अटलांटिक चार्टर का, कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू वी विल क्रिएट अ पावरफुल, very strong organization that could prevent global conflicts in future like World War I and World War II. तो विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को हम लोग इसके लिए क्रेडिट दे सकते हैं फॉर अटलांटिक चार्टर दैट अल्टीमेटली लेड टू क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. फाइनली जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गई, देन
सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन यूएस वाज कॉल्ड, और इसमें जो दुनिया के मेजर कंट्रीज थे, 46 मेजर कंट्रीज, स्पेशली दोज कंट्रीज हु वर ऑन द विनर साइड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, दे असेंबल्ड, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दीज कंट्रीज असेंबल्ड एट सैन फ्रांसिस्को, एंड दिस असेंबली स्टार्टेड ऑन 25 अप्रैल 1945 इन सैन फ्रांसिस्को। और लगभग 2 महीने तक ये कॉन्फ्रेंस चलती रही, जिसमें मेजर एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन किया गया कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ ड्यू डेलिब्रेशन दुनिया की लगभग 50 कंट्रीज़ ने मिल करके ये चार्टर साइन किया, सैन फ्रांसिस्को चार्टर साइन किया, और उसके साथ ही फिर यूनाइटेड नेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो विद दिस सिग्नेचर ऑफ दिस सैन फ्रांसिस्को चार्टर यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड। इसको हम लोग यूएन चार्टर भी कहते हैं। सो दिस यूएन चार्टर वाज साइंड एट सैन फ्रांसिस्को ऑन 26 जून 1945। 2 महीने तक ये कॉन्फ्रेंस चलता रहा सैन फ्रांसिस्को में, एंड फाइनली अ यूएन चार्टर वाज साइन ऑन 26 जून 1945 बाय 50 कंट्रीज। और इसमें से इंडिया भी एक मेंबर था। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे सर वीटी कृष्णाचारी। ही वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन स्टेट इन दिस सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे ये यूएन चार्टर साइन हुआ। तो एक बात तो आपको अब समझ आ गई कि इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। इस बात को आपको ध्यान रखना। अभी तो आपको पता है कि 193 मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के, लेकिन इंडिया वो पहले 50 कंट्रीज में से था जिसने यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन में ऑन दिस 26 जून 1945 यूएन चार्टर साइन किया था एट सैन फ्रांसिस्को। और एक बार जब यूएन चार्टर साइन हो गया ऑन 26 जून 1945, तो फिर यूनाइटेड नेशन की पहली मीटिंग बुलाई गई, पहला सेशन बुलाया गया, एंड दैट सेशन वाज कॉल्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945, एंड दैट इज़ वाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन डे, एंड ऑन दिस डे यूनाइटेड नेशन वाज फाइनली इस्टेब्लिश। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चार्टर साइन हुआ था, यूएन चार्टर साइन हुआ था 26 जून 1945 को, लेकिन यूएन डे मनाया जाता है ऑन 24 अक्टूबर 1945 को पहला यूएन डे था, और आज यूएन डे के 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर बहुत जल्दी से देख लेते हैं। सर आपको पता है दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1945 एंड इट हैज़ 193 मेंबर स्टेट्स। इसके अलावा 2 दुनिया के ऐसे कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं, लेकिन दे आर नॉट फुल टाइम मेंबर। वेटिकन सिटी एंड पैलेस्टीन आर नॉट फुल टाइम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दे हैव ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। और यूनाइटेड नेशन का पर्पस तो बड़ा सिंपल है, आपको भी पता होगा। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन friendly relationship amongst the state, promote international cooperation, and resolve any kind of international problem that is having humanitarian character. For example, आपको देखो ये जो कोविड क्राइसिस है, that is also a kind of humanitarian character का international problem है। तो इसमें UN भी रोल प्ले कर रहा है through WHO in order to curb this problem। अब यूनाइटेड नेशन का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इट हैज़ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, मतलब इसकी 6 मेन बॉडी हैं, 6 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिल करके यूनाइटेड नेशंस कहे जाते हैं। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फिर उसकी एक सेक्रेटेरिएट है जिसमें सारा पेपर वर्क, ऑफिशियल वर्क होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज़ अ प्रिंसिपल जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी रिजोल्यूशन लेना होता है, दैट इज़ टेकन ऑन यूएनएससी प्लेटफॉर्म। इस यूएनएससी प्लेटफॉर्म पे ही अगर किसी दुनिया की मेजर अग्रेसर कंट्री के अगेंस्ट एक्शन लेना है तो इसी प्लेटफॉर्म पे फैसला होता है। और इसी कारण से यूपीएससी में ऑलरेडी एक सवाल पूछा जा चुका है दैट यूएन इज यूएनएससी एंड यूएनएससी इज यूएन, मतलब जो यूएन का मेन काम है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो तो यूएनएससी देखता है, उसका एक प्रिंसिपल ऑर्गन। तो मोर और लेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूएनएससी। तो यूएन इज यूएनएससी एंड यूएनएससी इज यूएन, ऐसा कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है जिसका काम है दुनिया भर में इकोनॉमिक और सोशल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन को बिल्ड करना। उसके अलावा एक छठा ऑर्गन है जिसका नाम है यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। सबका जो क्या क्या बेसिक फंक्शन है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, यहाँ पे मैंने लिख करके भी दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनका बेसिक फंक्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो छठा प्रिंसिपल ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इट इज़ नो लॉन्गर फंक्शनल।
तो इसका मेन काम क्या था कि दुनिया की जो जो कंट्रीज जो गुलाम थी, जो कॉलोनीज थी, जैसे हमारा देश इंडिया, दैट वाज आल्सो ए कॉलोनी, नॉट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इसी तरीके की दुनिया की जो जो कंट्रीज कॉलोनीज थी उनको धीरे धीरे इंडिपेंडेंट कराना, ऑटोनोमस कराना काम था इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का। और फाइनली इट सीज टू फंक्शन, इसको सस्पेंड कर दिया गया ऑन 1 नवंबर 1994 आफ्टर अटेनमेंट ऑफ सेल्फ ऑटोनॉमी ऑफ पलाऊ। तो इस तरीके से जब दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ को ऑटोनॉमी मिल गई, सोवरेनिटी मिल गई, अब दुनिया में ऐसी कोई भी मेजर कंट्री बची नहीं है जिस पे किसी दूसरे कंट्री का कंट्रोल हो, पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल हो, मतलब मोर और लेस देयर इज नो कॉलोनीज in this modern world, and that is why the trusteeship council has lived its utility and now it's no longer useful, and that is why it was suspended on 1st November 1994। तो अब 5 ही प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन के फंक्शनल हैं। ये जो छठा प्रिंसिपल ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, दैट इज नो लॉन्गर फंक्शनल। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर के। मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन किया गया था ऑन 26 जून 1945, जिसके बेसिस पर यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है। तो यूनाइटेड नेशन के कुछ इंपॉर्टेंट चार्टर देख लेते हैं। इस चार्टर का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 1, दैट लेज डाउन द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट लेज डाउन द पर्पस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज। वो कहता है ना, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। वैसे ही आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर लेज डाउन द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन कि यूनाइटेड नेशन का पर्पस क्या होगा। और पर्पस, 2 इंपॉर्टेंट पर्पस है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग्स द मेंबर स्टेट्स। Article 2 of UN Charter, the organization shall act in accordance with following principle. The organization is based on the principle of sovereignty or sovereign equality of all members, and all members shall settle the international disputes by peaceful means। तो अगर आप आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ इसमें दिखाई देगी, दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ नेशंस इज बीइंग फॉलोड। मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर चाहे कोई छोटा कंट्री हो या कितना भी बड़ा कंट्री हो, सबको एक बराबर से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऐसा समझ आता है फ्रॉम आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2। चाहे वो पलाऊ हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, ईच एंड एवरी कंट्री विल बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट, ऐसा हमें समझ आता है। और ये प्रिंसिपल फॉलो भी होता है इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो 6 ऑर्गन में से जो पहला ऑर्गन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये प्रिंसिपल फॉलो भी होता है। एवरी कंट्री हैज़ 1 वोट, सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ 1 कंट्री 1 वोट। तो चाहे पलाऊ हो या यूएस हो, सबको एक एक वोट मिला हुआ है वहाँ पे, सब लोग बराबर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। लेकिन जो आर्टिकल 27 है यूएन चार्टर का, that is discriminatory, that is controversial. It lays down the procedure of voting in United Nations Security Council। तो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर वोटिंग कैसे होगी, दैट इज लेड डाउन इन आर्टिकल 27। और आर्टिकल 27 क्या कहता है, ईच मेंबर विल हैव 1 वोट। देखो सबसे पहले तो यूएन चार्टर में ये फिक्स कर दिया गया कि यूएनएससी के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होंगे। यूएनएससी के अंदर सारे के सारे मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिला है, यहाँ पे ओनली 15 कंट्रीज विल गेट रिप्रेजेंटेशन एंड 5 विल बी परमानेंट कंट्रीज। These permanent countries will be UK, US, France, Russia and China। जबकि there will be 10 non-permanent countries that will be elected for 2-year terms। तो ये पहले फैसला कर लिया गया। फिर बोला गया कि ईच कंट्री विल हैव 1 वोट। तो चलो कोई बात नहीं, 5 को परमानेंट सीट मिली है लेकिन सबको बराबर का वोट मिला, ऐसा देख के लग रहा है। ऑन प्रोसीजरल मैटर्स द वोटिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। तो कोई भी प्रोसीजरल मैटर हो कि कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को फंक्शन करना चाहिए, कौन कौन सा मैटर डिस्कस करना चाहिए, ये सब प्रोसीजरल मैटर्स में वोटिंग होगी। और 9 कंट्रीज अगर जिस भी मैटर को सपोर्ट कर देंगे, दैट मैटर विल बी एक्सेप्टेड इन प्रोसीजरल मैटर्स, कि कौन सा इशू हमें डिस्कस करना है, कैसे हमारा एक्शन लेना है प्रोसीजरल मैटर्स में। लेकिन नॉन प्रोसीजरल मैटर्स, एक बार वो इशू ले लिया गया तो अब वो नॉन प्रोसीजरल हो गया। अब वो नॉन प्रोसीजरल मैटर में कैसा है कि अभी भी डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ 9 वोट्स, बट इन नॉन प्रोसीजरल मैटर्स दीज परमानेंट मेंबर्स
हैव अ काइंड ऑफ वीटो पावर। सो इसको जरा ध्यान से पढ़ो। डिसीजंस ऑन अदर मैटर्स दैट इज नॉन प्रोसीजरल शैल बी मेड बाय एन अफॉर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द कंकरिंग वोट ऑफ परमानेंट मेंबर्स। तो 9 मेंबर कंट्रीज जिस मैटर को सपोर्ट करेंगे वही मैटर एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन in these non-procedural matters these 5 permanent countries must give their concurrence। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर इनमें से किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो मैटर फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ज़रा समझो ध्यान से। प्रोसीजरल मैटर्स कि हम कौन सा टॉपिक लेंगे, हम लोग येमेन बात को डिस्कस करेंगे, येमेन क्राइसिस को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रोसीजरल मैटर। अब वो प्रोसीजरल मैटर में 9 कंट्रीज़ के वोट पे वो मैटर एक्सेप्ट हो जाता है। तो 9 कंट्रीज ने अगर वोट कर दिया कि ठीक है वी विल डिस्कस येमेन सिविल क्राइसिस, येमेन सिविल वॉर, तो वो मैटर एक्सेप्ट हो गया। अब किसी ने फैसला ले लिया कि येमेन सिविल वॉर में हम लोग सऊदी अरबिया के फाउल प्ले के कारण सऊदी अरबिया को पनिश करेंगे, उस पर ट्रेड सैंक्शंस लगाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे या मिलिट्री एक्शन लेंगे हाइपोथेटिकली। अब सऊदी अरबिया का दोस्त है यूएस। अब ये जो फैसला हुआ है कि अब हम लोग सऊदी अरबिया के खिलाफ एक्शन लेंगे, दैट इज़ नॉन प्रोसीजरल मैटर। पहले क्या था कि येमेन सिविल क्राइसिस को डिस्कस किया जाएगा, दैट इज़ प्रोसीजरल मैटर कि कौन सा टॉपिक लेंगे। अब उस टॉपिक में क्या एक्शन लेंगे दैट इज़ नॉन प्रोसीजरल मैटर। और इस नॉन प्रोसीजरल इशूज़ में दैट इज़ डिस्कस अंडर आर्टिकल 27 सब क्लॉज 3, इसमें इन 5 परमानेंट कंट्रीज को वीटो पावर मिला हुआ है। इनमें से किसी ने भी अगर नॉन कंकरेंस दे दिया तो फिर वो रिजोल्यूशन नहीं लिया जा सकता। तो मान लो कि 14 कंट्रीज मिल करके कह रहे हैं कि हम सऊदी अरबिया को पनिश करेंगे इकोनॉमिकली, मिलिट्रली, लेकिन अगर यूएस ने रिजेक्ट कर दिया देन दैट पनिशमेंट टू सऊदी अरबिया विल नॉट बी गिवन। तो इस तरीके से ये नॉन प्रोसीजरल मैटर्स में इन 5 परमानेंट कंट्रीज को मिली है वीटो पावर। अब इसमें चैलेंज क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो तीसरा सब क्लॉज है आर्टिकल 27 का सब क्लॉज 3, दिस गिव्स वीटो पावर टू द परमानेंट मेंबर्स। अब वो बात अलग है कि वीटो पावर टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इट हैज जस्ट रिटेन कि द कंकरिंग वोट ऑफ द परमानेंट मेंबर्स, द टर्म वीटो पावर हैज नॉट बीन यूज्ड बट टेक्निकली दे हैव गॉट वीटो पावर। अगर ये चाहें तो किसी भी मैटर को ले सकते हैं, अगर ये चाहें तो किसी भी मैटर को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इशूज अराइजिंग ड्यू टू वीटो पावर, इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ नेशंस। अब बराबरी रही कहाँ? आप आर्टिकल 1 में कहते हैं, यूएन चार्टर के आर्टिकल 1 में आपने लिखा है कि एवरी कंट्री विल बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे आप 5 कंट्रीज़ को तो पहले आपने परमानेंट सीट दे दी और फिर आप उन 5 कंट्रीज़ को वीटो पावर दे रहे हैं। सो वेयर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी? द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज़ वायलेटेड। सेकेंड, दिस लीड्स टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूएन प्लेटफॉर्म। यूएन प्लेटफॉर्म को बनाया गया था ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अब यूएन प्लेटफॉर्म का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से उसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके कुछ 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। सीरियन सिविल वॉर, सीरियन सिविल वॉर पिछले 10 सालों से लगातार चला आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका कोई एंड नहीं हो रहा है। अबाउट 60 लाख पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, मोर देन 5 लाख पीपल हैव बीन किल्ड, फिर भी ये लगातार चला जा रहा है। रीजन बीइंग इट इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड बिटवीन रसिया एंड यूएस। अगर कोई रिजोल्यूशन लाया जाता है इन फेवर ऑफ बशर अल असद तो यूएस उसको वीटो कर देता है। इफ अ रिजोल्यूशन इज ब्रॉट अगेंस्ट बशर अल असद तो उसको रसिया वीटो कर देता है, और इस कारण से स्टेलमेट लगातार चला आ रहा है। दैट इज व्हाई द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गोइंग ऑन इन सीरिया इज नॉट नियरिंग टू एनी कंक्लूसिव एंड। उसके अलावा इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को आप देख लो। अगर कोई भी इजराइल बार बार ह्यूमैनिटेरियन एट्रोसिटीज करता रहता है पैलेस्टीनियन लोगों के ऊपर, इट कीप्स ऑन इलीगली एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड फ्रॉम पैलेस्टीनियन पीपल। स्टिल इफ एनी रिजोल्यूशन इज ब्रॉट एट यूनाइटेड नेशन, स्पेशली एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज वीटोड बाय यूएस, दैट इज क्लोज अलाई ऑफ इजराइल। तो इस कारण से आप देखो ये जो मेजर कंट्रीज हैं ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से यूएन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वेयर डज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी सस्टेन्स नाउ? तो यूएन के अंदर ये प्रिंसिपल अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ नेशन डज नॉट फॉलो। इसी कारण से प्रधानमंत्री मोदी ने जब यूनाइटेड नेशन को हाल फिलहाल में एड्रेस किया था ऑन इट्स 75th एनिवर्सरी, तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट को हमको एज इट इज याद कर लेना चाहिए। द वर्ल्ड कैन नॉट फाइट टूडेज चैलेंजेस विद आउटडेटेड स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है यूएनएससी का दैट इज आउटडेटेड, इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन ओनली टू 5 कंट्रीज, जबकि इंडिया, ब्राजील, इस तरह के कई सारे मेजर पावर्स इमर्ज होकर के आ रहे हैं। दे शुड बी गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन यूएनएससी प्लेटफॉर्म। ये जो यूएनएससी है दैट इज आउटडेटेड स्ट्रक्चर, इट इज रिप्रेजेंटिंग द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ 1950 जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन अब दुनिया में अलग अलग मेजर पावर्स निकल के आ रहे हैं एंड दे शुड बी गिवन इक्वल शेयर इन वर्ल्ड पावर।
विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स एट द यूएन इट फेसेज अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर यूएन, खासकर यूएन ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म नहीं किया गया तो धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें से खत्म हो जाएगा, मेंबर कंट्रीज का उसमें से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। UN needs to be reformed in a multilateral way. It needs to accept multilateralism. ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन देना होगा यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तभी जाकर के ये प्रेजेंट डे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इफेक्टिव बन पाएगा, तभी जाकर के मेंबर कंट्रीज़ का इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा। The next article is taken from international segment. It is about Pakistan to stay on grey list of FATF, Financial Action Task Force. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. So FATF जल्दी से समझ लेते हैं है क्या। देखो, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, यानी कि दुनिया के देखो 39 कंट्रीज या गवर्नमेंट ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर इन फ्रांस, और इसका दो मेन ऑब्जेक्टिव है, टेरर फाइनेंस को कर्ब करना, रोकना, एंड प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। टेरर फाइनेंस तो आप समझते ही हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने वाले जो भी तरीके हैं, मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं इनडायरेक्टली हवाला के थ्रू या किसी भी के थ्रू टेररिस्ट ग्रुप्स को पैसे फंड करता हूं, सो दैट इज़ टेरर फाइनेंसिंग। देयर आर सो मेनी मीडियम्स टू फाइनेंस टेररिज्म। उसके अलावा टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ मेथड थ्रू विच पीपल कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी। इन दोनों एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया था दुनिया के 39 कंट्रीज़ ने, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि FATF में इंडिया भी मेंबर है। अब होता क्या है, देखो FATF कैसे काम करता है। FATF हैज प्रिपेयर्ड टू मेन लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में उन सारे कंट्रीज का नाम रखा गया है जो अपने देश में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और इन सारे कंट्रीज के ऊपर फिर ट्रेड सैंक्शंस लगाया जाता है। These countries are known as non-cooperative countries. They are subjected to trade sanctions. इनको IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया की जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो लोन नहीं देती। तो दो कंट्री जो ब्लैक लिस्ट में अभी मेंशन्ड है वह है नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। ग्रे लिस्ट इसके अलावा मेंटेन की जाती है। ग्रे लिस्ट में उन सारे कंट्रीज़ को रखा गया है जो दे आर अंडर वॉच, उनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि वो टेरर फाइनेंसिंग को प्रमोट कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अभी उन पे वो एलिगेशंस पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, तो उनको सर्विलेंस में रखा गया। इसमें कुछ कंट्रीज जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, सीरिया। देखो, ग्रे लिस्ट को कंपेयर किया जाता है विथ येलो कार्ड ऑफ फुटबॉल मैच। ब्लैक लिस्ट कैसा है, ये रेड कार्ड जैसा, एक बार रेड कार्ड मिल गया यू आर आउट ऑफ द गेम। ये ग्रे लिस्ट इज़ लाइक येलो कार्ड ऑफ फुटबॉल गेम, एक बार आपको चेतावनी दी जाती है, दिस इज़ फॉर वार्निंग वन टाइम, कि आप अपने देश में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब कर लो, अदरवाइज यू माइट बी पुट इनटू ब्लैक लिस्ट। और इसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, सीरिया जैसे कम से कम 21 कंट्रीज इस लिस्ट में, सबके नाम आपको याद नहीं रखने हैं। दिस आर्टिकल इज विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। अभी ग्रे लिस्ट में भी आने से कंट्री को क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार ग्रे लिस्ट में आ गया तो हमेशा थ्रेट बना रहता है कि ये ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है, इसलिए फिर इन सारे कंट्रीज़ को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे लोन लेने में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा इनका ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड भी रिड्यूस हो जाता है। दुनिया की कंट्रीज इनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहती, इनको इंटरनेशनल मार्केट में लोन लेने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। दे आर इंटरनेशनली बॉयकॉटेड बिकॉज दे आर अंडर एलिगेशन ऑफ प्रमोटिंग टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस तरीके से ग्रे लिस्ट में भी आने से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ब्लैक लिस्ट में आने से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से बढ़ जाएंगी। अभी करंट न्यूज़ क्या है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था इन जून 2018 और 27 पॉइंट की एक लिस्ट दी गई थी कि आप इन 27 पॉइंट्स को रेक्टिफाई करें। आपके देश में इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इतने सारे NGOज हैं जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं चैरिटी के नाम पे, इन सबको आप कर्ब करें। इतने सारे टेररिस्ट हैं जो फ्रीली घूम रहे हैं, जैसे हाफिज़ सईद, जकीर उर रहमान, मसूद अजहर, ये सब फ्रीली घूम रहे हैं, इन सबको आप अरेस्ट करें। ये सब इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, इनको UN ने इंटरनेशनल टेररिस्ट की तरह आइडेंटिफाई किया, इनमें से कुछ को, जैसे मसूद अजहर को। तो इन सब का एक टोटल 27 एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना के दी गई थी पाकिस्तान को कि आप इन एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करें, तब जाकर के आपको ग्रे लिस्ट से हटाया जाएगा। और इसके लिए डेडलाइन दी गई थी अक्टूबर 2019 की। पाकिस्तान अक्टूबर 2019 तक तो ये लिस्ट पूरा कर नहीं पाया, तो अब पाकिस्तान को एक साल का और वक्त दिया गया, अक्टूबर 2020 तक का टाइम दिया गया कि ठीक है अगले साल तक आप ये 27 पॉइंट्स को फुलफ़िल करो। अब हाल फिलहाल में जो
मीटिंग हुई है FATF की, उसमें फिर से फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा जाए और पाकिस्तान का जो अगला ऑडिट होगा दैट विल बी डन इन February 2021। पाकिस्तान अभी तक 27 पॉइंट्स एजेंडा में से बस 21 फुलफिल कर पाया है, 6 एजेंडा को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एंड नेक्स्ट रिव्यू विल बी डन इन February 2021। और अगर पाकिस्तान ये 6 एजेंडा को फुलफिल नहीं कर पाया बाय February 2021 देन पाकिस्तान माइट बी पुट इनटू ब्लैक लिस्ट। कुछ एक्टिविटी जैसा कि मैंने आपको बताया, कई सारे टेरर ग्रुप्स हैं, NGOज हैं, चैरिटेबल ग्रुप्स हैं जो टेररिज्म फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर और जिसको UN ने बैन कर रखा है, फिर भी पाकिस्तान के अंदर वो फ्रीली काम कर रहे हैं। इस सब टेररिस्ट लोग हैं, हफीज़ सईद, जकीरुर रहमान लखवी, मसूद अजहर, ये फ्रीली घूम रहे हैं। इन सब को अगर जब तक पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करेगा, पाकिस्तान विल नेवर मूव आउट ऑफ ग्रे लिस्ट एंड इट माइट बी थ्रोन इनटू ब्लैक लिस्ट ऑल्सो। The next article is taken from national segment. It is about Citizenship Amendment Act. उसके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में समझेंगे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ये डायग्राम को पहले देखते हैं, फिर आगे के इस आर्टिकल को समझेंगे। इतना तो आपको पता ही होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो स्ट्रक्चर ले डाउन करता है उसमें गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं। इट हैज़ 3 आर्म्स। लेजिस्लेटिव विंग दैट मेक्स लॉ, जो हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, वो सब कानून बनाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव, इट इन्फोर्सेस द लॉ, मतलब कानून एक बार बन गया तो एग्जीक्यूटिव को काम दिया गया कि आप इस कानून को इम्प्लीमेंट करें। और जुडिशियरी इंटरप्रेट्स द लॉ, एडजुडिकेट्स द लॉ, मतलब अगर किसी ने कानून को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, वॉलेट कर दिया तो उसको सजा देने का काम दिया गया है जुडिशियरी को। दैट इज द 3 फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी फंक्शन विंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो कैसे इंडिया के अंदर कानून कैसे बनता है, हाउ अ लॉ इज मेड। तो आपको तो पता ही है कि एक बिल रखा जाता है सबसे पहले लॉ बनाने के लिए। बिल इज अ काइंड ऑफ प्रपोजल फॉर मेकिंग अ लॉ। दैट बिल इज पुट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक हाउस में पहले रखा जाएगा, वहाँ से इसको पास किया जाएगा। देन इट इज पुट इन टू द सेकेंड हाउस, वहाँ से इसको पास किया जाएगा। फिर इसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट ने भी इस बिल पर साइन कर दिया देन इट बिकम्स एन एक्ट और लॉ। और इस लॉ को फिर दे दिया जाता है एग्जीक्यूटिव्स को। ये जो दूसरा ब्रांच है, ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कानून बनाने के बाद इसको एग्जीक्यूटिव्स को दे दिया जाता है। तो ये लॉ बनाने के बाद ये एग्जीक्यूटिव्स को दे दिया जाता है कि अब आप इसको इंप्लीमेंट करें। और एग्जीक्यूटिव्स लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ सबऑर्डिनेट लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। इस बात को हमें ध्यान से समझना है। देखो एक मोटा मोटा कानून बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ही ले लो, कि ये कानून बन गया कि इतने सारे लोगों को सिटीजनशिप देनी है जो 2014 से 31 दिसंबर 2014 से पहले रह रहे हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, जो नॉन इस्लामिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इनको सिटीजनशिप देनी है। अब इस लॉ को, ये तो मोटा मोटा प्रोविज़न है, ब्रॉडर प्रोविज़न है, इसको कैसे एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, वो प्रोसेस और वो जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो सब पावर दे दी जाती है एग्जीक्यूटिव्स को कि आप फॉर्मुलेट करें, आप बताएं। फॉर एग्जांपल ये कानून बना सकते हैं, लोअर लेवल पे ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम लोग एक फॉर्म रिलीज़ करेंगे, उस फॉर्म में सबको भरना होगा कि वो कब से आया है, फिर उसको एक सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा टू प्रूफ कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ रहा है। अब वो कौन सा डॉक्यूमेंट देना है ये प्रॉपर ओरिजिनल लॉ में नहीं लिखा था, बट दैट पावर हैज़ बीन गिवन टू द एग्जीक्यूटिव्स कि आप अपने हिसाब से बेसिक रूल्स बनाएं कि कैसे इस कानून को इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर्स के लिए लॉ ला दिया गया कि ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर की तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो अब कानून तो पार्लियामेंट में बन गया, मोटा मोटा कानून, अब उसको एग्जैक्टली कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो काम एग्जीक्यूटिव्स को दे दिया गया। एग्जीक्यूटिव्स डू इट थ्रू सबऑर्डिनेट लॉज, मतलब लोअर लेवल के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप देखते हैं ना कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में आपको बिना हेलमेट के नहीं चलना है, लेकिन अब बिना हेलमेट नहीं चलना है तो आप कहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, वो सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कानून की, वो सब एग्जीक्यूटिव्स पे छोड़ दिया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और सबऑर्डिनेट लॉज एग्जीक्यूटिव्स को क्यों दिया गया? क्योंकि पार्लियामेंट हर एक छोटी छोटी चीज़ पे तो नियम नहीं बना सकता ना, वो जो मोटे मोटे कानून बनाएगा बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम। उसके अलावा उसको ग्राउंड रियलिटी भी उतनी नहीं पता होती है जितनी एग्जीक्यूटिव्स को पता होती है।
तो इस कारण से अब जो पुलिस वाला खड़ा है सिग्नल पे, उसको पता है ना कि कैसे मोटर व्हीकल एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। अब हर चीज़ तो पार्लियामेंट में तो नहीं बन सकती ना कि पुलिस वाला कैसे चालान काटेगा। सो कुछ चीज़ें एग्जीक्यूटिव्स पे छोड़ी जाती हैं कि कैसे कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, दैट इज़ नोन एज सबऑर्डिनेट लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब आते हैं करंट न्यूज़ पे, करंट केस पे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन दिसंबर 2019, ये तो आप सब जानते ही हैं। अब अभी तक इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, अभी तक इस एक्ट के लिए सबऑर्डिनेट लॉज रूल्स रेगुलेशंस नहीं बने हैं। नॉर्मली रूल क्या है, नियम क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैनुअल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, माइंड इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट इज़ मैनुअल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। उसके हिसाब से अगर कोई कानून पार्लियामेंट से पास हो जाता तो 6 महीने के अंदर ऑल सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस रूल्स रेगुलेशंस मस्ट बी क्रिएटेड एंड द लॉ मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 6 मंथ्स। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जब इसके 6 महीने पूरे हुए तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा कि 3 महीने का हमें और वक्त दे दिया जाए। अब 3 महीने का जो एक्सटेंशन है वो पीरियड भी ख़त्म हो रहा है बाय द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, और अभी तक कोई भी कानून नहीं बना है, अभी तक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं बने हैं। कारण क्या है डिले का, वो भी आप बेहतर समझते होंगे। उनको डर है भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि द मोमेंट दे कम आउट विथ regulations, rules for the implementation of Citizenship Amendment Act, perhaps protest in Assam will start again, ये डर है। दूसरा, असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर नेक्स्ट ईयर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन आ रहा है, तो हो सकता है वो भी कारण हो कि अभी उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट, तो अगले साल के इलेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी है, जिस पार्टी का भी वहाँ पे सरकार है, उसको यहाँ जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ स्नो लेपर्ड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, स्नो लेपर्ड क्यों न्यूज में है। कल का दिन 23 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ स्नो लेपर्ड। 2013 में एक डिक्लेरेशन साइन की गई थी अमंग्स 12 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इतना याद रखना, एक बिस्केक डिक्लेरेशन यहाँ पे मैंने दे रखा है, बिस्केक डिक्लेरेशन साइन की गई थी 12 कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर था, फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। और उसके बाद से 23 अक्टूबर इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज स्नो लेपर्ड डे। और इसी बिस्केक डिक्लेरेशन के बाद एक इंटरनेशनल प्रोग्राम चलाया गया था, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड। ये इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है ताकि स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व करने के लिए दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। अगर स्नो लेपर्ड्स की प्रोटेक्शन स्टेटस को देखें तो IUCN रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल की तरह कैटेगराइज किया गया है, जबकि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज में साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी इसको शेड्यूल 1 में रखा गया, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन। तो इन तीनों में इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया, लेकिन IUCN रेड लिस्ट में इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन नहीं है। आपको पता है कि वल्नरेबल के ऊपर होता है इंडेंजर्ड, और उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड को। अभी इंडिया के अंदर 3 मेजर एरियाज हैं, 3 ऐसे लैंडस्केप हैं जहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलते हैं, जैसे हेमिस नेशनल पार्क में जम्मू एंड कश्मीर के आसपास, उसके अलावा स्पीति इन हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी वाले एरिया में उत्तराखंड में मिलता है, ये कंचनजंगा और तवांग वाले रीजन में स्नो लेपर्ड मिलता है। मतलब मोस्टली हिमालय रीजन में जहाँ पे स्नो है वहीं तो स्नो लेपर्ड मिलेगा। अब हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्या था, क्यों था, ये भी ज़रा समझते हैं। हाल फिलहाल में एक कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है इन हिमालयन रीजन्स। वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है हिमल सन रक्षक। तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने स्नो लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाल फिलहाल में एक कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम चलाया है, हिमल सन रक्षक। उसके अलावा भारत सरकार प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चला रही है सिंस 2009 इन ऑर्डर टू कंजर्व स्नो लेपर्ड्स पॉपुलेशन। तो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है, वैसे ही प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी चल रहा है फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड सिंस 2009। अब आपको पता है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी आ रहा है फॉर कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन, और प्रोजेक्ट लायन भी आ रहा है, गिर लायन आ रहा है फॉर कंजर्वेशन ऑफ लायंस। तो इस तरीके से ये 5-6 एनिमल जिनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इनका नाम आपको याद रखना है। Please attempt this question that is based on this topic and you can submit the answer in the comment section.
In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 133 to 135. Topic number 133 is about Healthy States Progressive India Report. This report is published by Niti Aayog. According to this report, Assam is the best performing state along with Haryana in improvement in health services since 2015. तो ऐसा नहीं है कि असम के अंदर हेल्थ सर्विसेज बेस्ट हैं, लेकिन 2015 से लेकर के अभी तक में असम ने बेस्ट प्रोग्रेस किया है इन इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज along with Haryana. Please attempt this question that is based on topic number 133. Topic number 134 is about Assam State Film Policy Rules 2019. According to this policy, cinema halls have been now categorized as service industry in Assam और रीजनल फिल्म्स को, जो असमीज फिल्म है, उनको प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न लाया गया है. तो इसके हिसाब से अगर कोई भी असमीज फिल्म किसी भी सिनेमा हॉल में लगती है और टोटल सीट का वो 20% कैपेसिटी भी फुल करके हुए चलती है, तो उसको सेकेंड वीक में भी लगाना मस्ट है. सेकेंड वीक के अंत में भी अगर कम से कम 20% सीटें वो फिल रखती है तो उसको थर्ड वीक में लगाना मस्ट है. अगर आप सिनेमा हॉल वाले उसको निकाल नहीं सकते. सो दिस प्रोविजन हैज़ बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू प्रमोट लोकल फिल्म्स. The next the topic number 135 is tiger census. According to tiger census 2018, the number of tigers in Assam is 190. In 2014, the tiger census, the number of tigers in Assam was 167. Total number of tigers in India is 2,967 according to tiger census report of 2018. Please attempt this question based on topic number 135. Submit the answer in the comment section. This is the answer of question number 130 to 132 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. गुप का रिजोल्यूशन इज रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अबाउट सीपीआई ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इज कैलकुलेटेड बाय लेबर ब्यूरो, सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सीपीआई इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.